नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप सिटी स्कैनर में आप सबों का स्वागत है। सिटी स्कैनर में आज हम बात करेंगे सारण जिले के अमनौर विधानसभा सीट की, जो सारण लोकसभा के ही एक विधानसभा सीटों में से एक है। और फिलहाल वहां बीजेपी के मंटू कुमार जी विधायक हैं। वहां क्या समीकरण है और क्या कुछ वहां का पिछला इतिहास रहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, अमनौर विधानसभा के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं और जो पिछला इतिहास रहा है वो समीकरणों को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, जो अमनौर विधानसभा क्षेत्र है ये कोई बहुत पुराना विधानसभा क्षेत्र नहीं है। दरअसल 2008-9 में जो परिसीमन हुआ उसके अनुसार अमनौर विधानसभा का गठन जो है वो किया गया। उससे पहले अगर आप देखिएगा तो परिसीमन से पहले अमनौर जो है तरैया और मरहौरा विधानसभा क्षेत्रों से अलग होकर ही अस्तित्व में आया है। अगर आप अमनौर की बात कीजिए तो अमनौर वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है और अमनौर की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध थी क्रांतिकारी बहुरिया रानी यानी कि राम स्वरूपा देवी। और मरहौरा के महता गाछी की सभा स्थली 1942 की बात है, जब वो रणभूमि में तब्दील हो गई थी। अंग्रेज़ों से जो है इन्होंने लोहा लिया था और कहते हैं कि अमनौरा में एक पुराना पुल है, इसे अंग्रेज़ों की वजह से तोड़ दिया गया था ताकि अंग्रेजी पुलिस जो है मरहौरा से अमनौर न आ सके। दरअसल अंग्रेज पुलिस इसी पुल के रास्ते जो है वो बहुरिया रानी के घर की निगरानी करने के लिए आते थे, राम स्वरूपा देवी के। आपको ये भी बता दूं कि जब आज़ादी के बाद चुनाव हुआ तो 1952 में जब चुनाव हुआ था तो मरहौरा से राम स्वरूपा देवी जो हैं मतलब बहुरिया रानी विधायक भी चुनी गई थी। हालांकि फिर उनकी मृत्यु हो गई और फिर वहाँ पर उसके लिए बाई इलेक्शन करवाना पड़ा था। खैर, हम राजनीतिक इतिहास की तरफ आएँ तो 2010 में अमनौर में जो है वो पहला चुनाव हुआ। अब उसके बाद से अमनौर में अब तक कुल 3 चुनाव हुए हैं और इन 3 चुनावों को आप देखें तो क्या कुछ दिखता है। पहली चीज़ जो दिखती है अमनौर विधानसभा की सीट को स्कैन करने पर वो ये कि यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी रहा है। इनफैक्ट एनडीए का ही दबदबा रहा है। जो 3 चुनाव यहाँ हुए हैं 3 के 3 बार इस सीट पर जो है एनडीए को ही जीत मिली है। 2 बार बीजेपी इस सीट को जीतने में सफल रही है तो एक बार जेडीयू को सफलता मिली है। लेकिन जब जेडीयू को सफलता मिली है तब वो एनडीए का हिस्सा था। साल 2010 की बात है। लेकिन 2015 में जब महागठबंधन बना था जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों दल एक साथ थे और अंक गणित इस महागठबंधन का बहुत मजबूत था, उस कठिन परिस्थिति में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी। ये चीज़ें अमनौर विधानसभा सीट को स्कैन करने पर दिखता है। एक और चीज़ अमनौर विधानसभा सीट पर दिखती है कि यहाँ जो मुकाबले होते हैं वो आम तौर पर त्रिकोणीय होते हैं। कोण उससे ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन आमने सामने की लड़ाई होती नहीं। यहाँ पर आम तौर पर ट्रायंगुलर मुकाबला ही होता है। एक और दिलचस्प बात जो अमनौर विधानसभा क्षेत्र को लेकर है वो ये है कि यहाँ जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें जो 3 प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे के सामने रहे हैं अन्य प्रत्याशियों के साथ। और वो 3 प्रत्याशी जिनकी कि मैं चर्चा करूं, कृष्ण कुमार मंटू जो अभी यहाँ से विधायक हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, वो एक तरफ रहते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो शत्रुघ्न तिवारी, इनको लोग चोकर बाबा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो दूसरा पक्ष ये रहे। और तीसरे रहे सुनील कुमार जो हैं वो ये तीनों जो हैं ये हर बार चुनाव में आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को मुकाबला देते हुए दिखते हैं। अब अगर हम अमनौर विधानसभा के आखिरी 3 चुनावों को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 2010 में यहां जेडीयू ने अपना प्रत्याशी दिया था और कृष्ण कुमार मंटू जो है जेडीयू के प्रत्याशी थे। और तब कृष्ण कुमार मंटू को 29,508 वोट मिले थे। 30.5% वोट था, 30.54%।
दूसरे स्थान पर सुनील कुमार रहे थे, लेकिन तब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उन्हें 18,991 वोट आए, मतलब 19.66%। और शत्रुघ्न तिवारी यानी कि चोकर बाबा जो है तब तीसरे स्थान पर रहे थे और वो भी तब निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे थे और उनको 15,547 वोट आए थे, 16.1%। और अगर हम पार्टियों की बात करें तो जेडीयू के बाद जो पार्टी रही थी वो चौथे स्थान पर रही थी, एलजेपी, शैलेंद्र प्रताप, जिनको कि 11,000 वोट आए थे, 11.39%। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला, क्वाड्रेंगुलर फाइट थी, जिसमें कि कृष्ण कुमार मंटू 10,517 वोटों से चुनाव जीतते हैं और अमनौर जो विधानसभा बना उसके पहले विधायक बनते हैं। 2015 में महागठबंधन अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका था और वहां पर जो है जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। सिटिंग सीट थी जेडीयू के, जेडीयू ने ही प्रत्याशी दिया और अपने सिटिंग विधायक को ही टिकट भी थमाया, मतलब कि कृष्ण कुमार मंटू ही तीर निशान पर चुनावी मैदान में उतरे। और अब एनडीए से जो है बीजेपी ने इस सीट पर लड़ने का फैसला किया और जो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे शत्रुघ्न तिवारी यानी कि चोकर बाबा, उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना लिया। लेकिन सुनील कुमार एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, तो फिर से जो ये तीन योद्धा थे एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। शत्रुघ्न तिवारी को आए 39,134 वोट, मतलब कि 29.85% वोट। कृष्ण कुमार मंटू जो जेडीयू के प्रत्याशी थे 33,883 वोट, मतलब 25.85% वोट। और सुनील कुमार जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको आए 29,226 वोट, मतलब 22.29% वोट। तो यहाँ पर चोकर बाबा यानी कि शत्रुघ्न तिवारी जो है वो 5,251 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। तो ये एनडीए की लगातार दूसरी जीत थी, लेकिन जेडीयू की यहाँ पर हार हुई थी। फिर 2020 आता है, तब तक राजनीतिक परिस्थितियां एक बार फिर बिहार में बदलती हैं और जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ जाता है। तो इस सीट पर आरजेडी अपना प्रत्याशी देता है और आरजेडी प्रत्याशी किन्हें देता है? आरजेडी प्रत्याशी देता है पिछले 2 चुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शानदार प्रदर्शन कर रहे सुनील कुमार को। वो आरजेडी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन बीजेपी अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट देती है। इससे नाराज चोकर बाबा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और यहां पर कृष्ण कुमार मंटू जो कि 2010 में जीते थे, 2015 में दूसरे स्थान पर थे जेडीयू से, वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और फिर से एक त्रिकोणीय मुकाबला 2020 में होता है, जिसमें कृष्ण कुमार मंटू को 63,316 वोट आते हैं, मतलब कि 42.3% वोट। और सुनील कुमार जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको 59,635 वोट आते हैं, मतलब 39.8%। और चोकर बाबा को 7,493 वोट, मतलब कि 5% वोट। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में बहुत क्लोज फाइट होती है, जहां पर कृष्ण कुमार मंटू 3,861 वोटों से सुनील कुमार को शिकस्त देते हैं। देखिए, कृष्ण कुमार जो हैं उन्होंने जो है 19 फरवरी 2025 को जो है पटना में कुर्मी एकता रैली की थी और इसी तरह की एक रैली 1994 में नीतीश कुमार ने भी की थी। तो ये रैली की थी कुर्मियों की एकता के लिए, खुद कुर्मी जाति से हैं, तो एक वो प्रत्याशी हैं। सुनील कुमार जो हैं वो यादव जाति से आते हैं और शत्रुघ्न तिवारी जो चोकर बाबा हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं। तो ये 3 अलग अलग जातियां यहाँ पर हैं और इन्हीं तीनों के बीच पिछले 3 मुकाबले यहाँ पर हुए हैं और ये भी ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट कंफर्म जैसा कि आने वाले चुनाव में भी ये 3 प्रत्याशी जरूर होंगे 2025 में।
अगर आप यहाँ पर दावेदारों की बात करें तो देखिए, कृष्ण कुमार मंटू तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनका टिकट तो कट ही नहीं सकता। तो कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। इसके अलावा सुनील कुमार जो हैं, जो कि आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं, वो भी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि चुनाव लड़ेंगे। वो जनसंपर्क भी करते हुए देखे जा सकते हैं। अब शत्रुघ्न तिवारी जो चोकर बाबा हैं, जब आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे तो प्रशांत किशोर के साथ उनकी तस्वीर भी है। तो ऐसा लग रहा है कि जन सुराज से जो है वो चोकर बाबा प्रत्याशी बन सकते हैं, इस बात की संभावना दिख सकती है। वैसे उज्जवल सिंह के नाम की भी चर्चा होते रहती है। अब अगर हम अमनौर के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो क्या दिखता है। वैसे पहले बता दूं कि ये जो जातीय समीकरण हम बताते हैं वो अनुमान पर आधारित होता है। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 12.75% हैं, जो मुस्लिम हैं वो 9.5% हैं। यादव वोटर्स की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है, 18 से 20% है। तो जो MY है वो आपको 29 से 30% के आसपास का बनता हुआ दिखता है। राजपूत वोटर्स यहाँ अच्छी संख्या में हैं, 12.5 से 13.5%। भूमिहार भी 5.5 से 6.5%। ब्राह्मण 2.5 से 3%। तो सामान्य जाति के वोटर 21 से 23% के आसपास जो है वो दिखते हैं। कोयरी 3 से 4%। कुर्मी 6.5 से 7.5%। तो जो कुशवाहा और कुर्मी को मिलाकर आप देखें तो 9.5 से 11.5% का आंकड़ा पहुंचता है। और वैश्य जो है वो 10 से 11% हैं। तो वो अगर आप एनडीए को जो वोट करती हैं जातियां परंपरागत रूप से, अगर उसका योग निकालें तो वो 41-42% के आसपास पहुंचता है। इसके अलावा अदर ओबीसी ईबीसी भी यहाँ पर 13 से 15% हैं और अनुसूचित जाति जो हैं वो 13.25% हैं। तो ऐसे में अगर चोकर बाबा यहाँ से जनसुराज के प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरते हैं, हालांकि पिछली बार भी वो चुनावी मैदान में थे, बावजूद इसके यहाँ से कृष्ण कुमार मंटू जो है वो चुनाव जीते हैं। लेकिन इस फर्क ये होगा कि अगर वो जनसुराज के प्रत्याशी होते हैं और अगर वो भूमिहार वोटर्स का बड़ा हिस्सा निकाल कर ले जाते हैं, और चूंकि बीजेपी से उनका रिश्ता रहा है पूर्व में, तो बीजेपी के वोटों में डेंट लगा देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो अमनौर है वहां पर जो आरजेडी प्रत्याशी हैं उनके लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ये समीकरण हो सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अंत आते आते तक क्या कुछ होता है, क्या कुछ परिवर्तन भी होता है। लेकिन अमनौर में आप मानकर चलिए कि कांटे का मुकाबला होगा, ट्रायंगुलर फाइट होगी, लेकिन जो तीसरा कोण है वो कितना मजबूती से चुनाव लड़ता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, या उसे जनता का समर्थन कितना मिलता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि पिछली बार जैसे चोकर बाबा को सिर्फ 5% वोट मिले थे, तो ये अपने वोटों में इजाफा करते हैं या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर इनके वोट बढ़े तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को परेशानी हो सकती है। लेकिन अमनौर में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। तो चलिए, अमनौर में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और ये साफ तब होगा जब प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, गठबंधन तय होगा कौन किससे लड़ेगा और जो छोटी पार्टियां हैं वो किसे कितना डेंट करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा।